अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहूंगी। ये है आज ये अरमला हसन ओके, ये हैं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ बीच में बोल लिया करे पहले ना मेरे साथ। ये क्या हो रहा है? ये हो नहीं रहा कुछ अजीब। अच्छा, ये एब्सेंस ऑफ माइंड जो है ना, ये बड़ा नुकसान देती है समटाइम्स आपको। उस वक्त मैं बिल्कुल प्रेजेंट थी, आपने जो बीच में चुटकुला छोड़ा था ना, उससे मैं मतलब इमरान हसन को अरमला कर दिया और फिर कह रही है मैं बिल्कुल प्रेजेंट थी। अच्छा, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं करने लगा हूं, वो ये है कि ये जो एब्सेंस ऑफ माइंड है, ये आपको ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर बड़ा नुकसान दे सकती है। उस वक्त जब बहुत सारे लोग ब्रेक दबाने के बजाय गाड़ी की रेस दबा देते हैं। कुछ दिन पहले आपको पता है मुल्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक स्कूल टीचर थी, वो अपनी जब गाड़ी लेके जा रही थी, उनके सामने कुछ स्कूल के बच्चे थे और उन्होंने भी यही गलती की। एब्सेंस ऑफ माइंड की वजह से ही आई बिलीव उन्होंने ब्रेक के बजाय रेस दबा दी और एक बच्ची उसकी जद में आके जाम बहक हो गई। अब ये वाकये का तस्करा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाज़ औक़ात अलग सुबह जब आप उठते हैं, जल्दी उठना पड़ता है आपको, तो जहन मुकम्मल तौर पर जागता नहीं है, तो फिर आप ऐसी गलती कर सकते हैं कि आप इमरान हसन को अमला हसन कह दें। मतलब कुछ भी हो सकता है ये, तो आप ऐसी गलती को अरर सुब भी कह सकते हैं, ये भी हो सकता और है। ऐसी कोई गलती ना करें, ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आप को परेशानी हो और आपका दिन खराब हो जाए। और उसके साथ कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो काफी दिन से बड़ी मुश्किल का शिकार थी, कल सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तकरीबन $4 अरब की इमदाद दी और इस पर हुकूमत पाकिस्तान बड़ी खुश है। लेकिन दूसरी जानिब एक नैरेटिव ये भी मौजूद है कि हुकूमत जब आई थी तो उसने कहा था कि हम कशकोल तोड़ेंगे, लेकिन अभी वो कशकोल न सिर्फ कि टूट नहीं रहा बल्कि उसकी बुनियादें मजीद पुख्ता हुए जा रही हैं। उसके अंदर जो पैसे हैं वो मजीद आए जा रहे हैं जो हमारी नस्लों को चुकाने हैं ऑब्वियसली। और उसके साथ साथ अच्छी खबर इसमें यह है कि अब जो IMF के साथ हमारा मुआहिदा है वो शायद अब कुछ मटीरियलाइज हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। चलिए जनाब, इसमें डिटेल में बात करेंगे। शो में बहुत कुछ है, आपको पता है हमारे शो में बहुत सारी वैरायटी होती है जिसमें सेगमेंट्स भी होते हैं, कुछ पॉलिटिकल डिस्कशंस भी होती है। लेकिन आगाज में हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। कलअदम तंजीम के खिलाफ हुकूमत का सब्र जवाब दे गया। कलअदम TPL को ताकत से रोकने का ऐलान कर दिया। कलअदम TLP अस्करियत पसंद ग्रुप करार, कानून हाथ में लेने वाले अफराद से सख्ती से निपटने का फैसला। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए एक बार फिर $4.2 अरब के पैकेज का ऐलान कर दिया। भंग से खरबों डॉलर कैसे कमाए जा सकते हैं, जानेंगे डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर डॉक्टर अरशद महमूद से। थर पार कर मोहब्बत की सरजमीन, मट्टी शहर सहरज़दा कर देता है। देखिए सफर है शर्त में। मुस्लिम दुनिया का साइंस में सबसे बड़ा एजाज अल मुस्तफा अवार्ड अपने नाम करने वाले प्रोफेसर इकबाल चौधरी होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी रीगल चौक के मशहूर दही भल्ले। हेडलाइंस आपने जानी। इससे पहले कि हम बड़ी खबर की जानिब बढ़े, एक कल हमने आपको आगाह किया था, एक वीडियो भी दिखाई थी शाकिर शुजा आबादी साहब के हवाले से, जो कि मारूफ सराइकी शायर हैं और बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उनके इलाज के हवाले से एक अपडेट है हमारे पास और अच्छी खबर भी है, सेइंग थैंक्स टू दी पंजाब गवर्नमेंट। खैर शुक्रिया कहने की क्या बात है, उनकी खिदमत है और पंजाब गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है। एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है शुजा आबादी साहब के हवाले से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया है। और अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान है उसमें इनका इलाज हुकूमत करवाएगी और हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती होगा, जो कि अच्छी खबर है। और हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि बहुत बड़े शायर जल्द से एहतियाब हों, दोबारा से लिखें और जो सराइकी पढ़ने या लिखने वाले हैं मज़ीद अच्छी शायरी पढ़ने को और देखने को मिले शुजा आबादी साहब की तरफ से। चलिए जनाब, शो में आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। जी जनाब, बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से। वो नाकाम होने के बाद सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो गई है। कलअदम तंजीम का मुतालबात की मंजूरी के लिए GT रोड के जरिए इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी जारी है। मुजाहिरीन जो है मुरीद के से कामों की भी पहुंच चुके हैं। कुछ हवाले में बात की जाए तो मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई और इस दौरान कई पुलिस एहलकारों के जाँ बहक
और मुतअद्दिद के जख्मी होने की इतलात भी आ रही हैं। मुजाहिरीन को रोकने के लिए हुकूमत भी मुतहरिक हो चुकी है। जेहलम से दीना तक GT रोड 4 मकामात से बंद कर दिया गया है, जबकि गुजरावाला में GT रोड के दोनों अतराफ में खंदकें भी खोद दी गई हैं। दरियाए जेहलम की बात की जाए तो दोनों पुल पर भी कंटेनर्स लगाकर उनको बंद कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। बिल्कुल, और रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने कलअदम तंजीम के तमाम मुतालिबात मानने से साफ इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत कर दी है। वफाकी काबीना के इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि मुजाहिरीन को जेलम से आगे नहीं आने दिया जाएगा और रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कलअदम तंजीम को अस्करियत पसंद ग्रुप करार दिया है और ये भी कहा है कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको इस तंजीम को दहशतगर्द तंजीमों की तरह उन्होंने कहा है कि हम ख़त्म करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एहतजाज के पेश नज़र अमन व अमान की जो सूरत हाल उसे बरकरार रखने के लिए 2 माह यानी कि 60 दिन के लिए पंजाब भर में रेंजर्स बिल्कुल सिंध की तर्ज पर उनको तैनात कर दिया और पंजाब हुकूमत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। दूसरी जानिब इन इक़दामात पर मौलाना फजलुर रहमान ने खुलकर कलअदम तंजीम की हिमायत की है और इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत मुजाहिरीन पर ज़ालिमाना तशद्दुद कर रही है। एहतजाज मुजाहिरीन का जमहूरी हक है, ऐसा कहना था। अगर इमरान खान इस्लामाबाद में एहतजाज कर सकते हैं तो कलअदम TLP क्यों नहीं कर सकती? इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन खान के तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे। पहली बार हमारे शो का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया हसन साहब कि आपने इस इंपॉर्टेंट इशू पे हमें ज्वाइन किया। अब ऑब्वियसली बड़ा सेंसिटिव मामला है और हुकूमत ने इसके हवाले से कल हमने देखा कि वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वज़ीर जो दाखिला है वो भी आए, उन्होंने भी कहा कि अब हम एक्शन लेंगे इसके खिलाफ। तो हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और किस तरह से ये जो अवाम जिन मुश्किलात का शिकार है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंजिंग है, किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा? जी गुड मॉर्निंग जी, शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए हुकूमत की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। कल तक तो हम लोगों ने डायलॉग की कोशिश की थी, मुज़ाकरात की कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है कि डायलॉग और मुज़ाकरात दोनों साइड से होते हैं, ये वन साइडेड नहीं हो सकते। और कल की जो डेवलपमेंट हुई अफसोसनाक, जिसमें 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 250 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए, पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की गई, ये सूरत हाल जो है वो हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं, ये सूरत हाल रियासत एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और इसीलिए ये फ़ैसला किया गया है कि जो भी हो हम इंतशार नहीं फैलने देंगे, हम रिट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स करेंगे और हमें जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है देखें वो रियासत की पहली जिम्मेदारी है। अवाम को अमन आमा देना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ये रियासत का फ़र्ज़ है और बड़ी क्लैरिटी है कि हमने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है और किसी को कानून को अपने हाथ में नहीं लेने देना। क्या बात हुई मुज़ाकरात में आपकी इन लोगों से? देखिए मुज़ाकरात के अंदर जो उनके मुतालबात थे वो तो हमने सबके सामने रखे। उसके अंदर उनकी 3-4 बातें थी, वो उसके ऊपर बात की। हुकूमत ने जिस बात पे एग्री किया था वहाँ पर हमने पेशरफ्त की, लेकिन वो बातें बता सकते हैं आप, क्या बातें थी और आपने क्या पेशरफ्त की हसन? जो बातें अगर आप कुछ पॉइंट्स हमारे सामने रखें। देखिए उनका पहला जो मुतालबा था वो तो ये था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क पदर किया जाए और हमने उनको बड़ा क्लियरली ये बताया कि इस वक्त मुल्क में फ्रांसीसी सफ़ीर मौजूद नहीं है। कल शेख रशीद साहब ने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस मुतालबे पे इंसिस्ट किया जिसकी कोई तौजीह नहीं बनती। दूसरी बात यह है कि हम ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट हैं, हमें FATF के हम पे प्रेशर्स हैं, हम ऐसे दुनिया से एलिनेट नहीं हो सकते। तो ये बात उनको समझाई है और उनको बताई गई है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जाहिर है कि अपने जो गिरफ्तार लोग थे उसकी बात की, 4th शेड्यूल के अंदर से नाम निकालने की बात की, इनके जो लीडर हैं उनकी बात की कि जी उनकी रिहाई हो। तो इसमें से जो काफ़ी चीज़ें हैं वो इंतज़ामी फ़ैसले नहीं है, उसके लिए कानून ने एक तरीक़ाकार वज़ा किया है। उस सिलसिले में हुकूमत जो कर सकती थी वो करने को रजामंद थी कि हमने कहा कि जी हम कानूनी इकदाम लेंगे, उसके बाद कानूनी तरीका जो वज़ा किया गया है उसके हिसाब से फैसला होगा। तो वो सारी बातें उनसे हुई, लेकिन जिस तरह शेख साहब ने ये बताया और इंदिया कल दिया कि लगता ये है कि शायद उनका एजेंडा इंतशार फैलाना था
उनका एजेंडा डायलॉग नहीं था। लेकिन उनका ये एजेंडा यही मुतालबात शेख साहब नहीं कुछ थे। दिन पहले जब लाहौर आए थे तो वो कह रहे थे कि सिवाय फ्रांसीसी वाली शर्त के बाकी शर्तें उनकी मान ली गई हैं, सारी शर्तें मान ली गई हैं, ऐसा कहा था शेख साहब ने। तो उस वक्त क्या हुकूमत की मुशावरत नहीं हुई थी? आप लोगों ने एक दूसरे से मशवरा नहीं किया था? इस मामले की सेंसिटिविटी नहीं भांपी थी, या मामला कोई और है? नहीं, देखिए इस पे समझने वाली बात अरसलान जी है कि जो उनके 5-6 बातें थी, उन 5-6 बातों के ऊपर जो अगले इक़दामात थे वो हुकूमत लेने के लिए रजामंद थी और वो लिए भी गए। लेकिन ये इंतज़ामी फैसले नहीं होते कि यकायक आप कहें कि जी इस आदमी को छोड़ दो, इसको बंद कर दो। ये कानून में एक तरीका वज़ा किया गया है, उसमें जाहिर है कि अदालती फैसले भी होते हैं, उसमें और भी चीज़ें हैं, कुछ डिसीजन काबीना के होते हैं, तो उसका एक पूरा तरीकाकार वज़ा है। ये किसी एक फर्द वाहिद का फैसला नहीं हो सकता। डायलॉग जो होता है वो इशूज़ के ऊपर होता है, इशूज़ के ऊपर स्टेप्स एग्री होते हैं कि जी मैं ये स्टेप लूँगा, आप ये स्टेप लेंगे, गिव एंड टेक होता है। हुकूमत ने बड़ी मुखलिसी से कोशिश की, क्योंकि हमारी कोशिश ये थी कि ये मसला जो है डायलॉग से हल हो, ये सड़क पे हल ना हो, लोगों की जानो माल महफूज रहे। लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो जो हमारी सुलह जोई थी उसको शायद कमजोरी समझ लिया गया। वो कमजोरी नहीं है, हुकूमत के पास तमाम पॉलिसी ऑप्शंस मौजूद हैं और हुकूमत ने रिट ऑफ द स्टेट इन्फोर्स करनी है और ये उसका अव्वलीन फर्ज है। ठीक हो गया। हसन साहब, अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं डायलॉग वाली ऑप्शन थी और आप लोगों ने उसको किया भी, लेकिन शायद उसको आपकी वीकनेस समझा गया। आपको लगता है कि ये जो ताकत का इस्तेमाल अब स्टेट करने जा रही है, इससे इस जो तमाम तर मामलात हैं इनका परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा? और क्या गारंटी है कि अभी इनको इस तरह से आप लोग कर लेंगे इस स्ट्रैटेजी के तहत, जिस तरह से आप इनको रोक लेंगे, आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह का कोई मामला फिर से सर नहीं उठाएगा? अच्छा देखिए, क्योंकि ये एक नाजुक मसला है, उसमें मुझे थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देखिए पहली बात ये है कि ये मुल्क जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत जो है वो हर मुसलमान के दिल में बढ़ चढ़ कर है एक दूसरे से। कोई एक गिरोह इस पर अजारादारी नहीं कायम कर सकता। ये मेरा भी अकीदा है, ये आपका भी अकीदा है, ये पूरे मुल्क का अकीदा है। अब अगर कोई एक गिरोह ये चाहे कि वो ताकत के जोर पर रियासती फैसले करवाए तो ये सूरत हाल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर कानून पर रियासत अमल दरामद नहीं कराएगी तो मुआशरे की बुनियाद हिल के रह जाएगी और ये हमने होने नहीं देना। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी तरफ आते हैं कि ताकत का इस्तेमाल। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कल पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की गई, शरपसंद अनासिर थे, 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 250 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तो ये कोई ऑर्डिनरी मुजाहरे की बात नहीं हो रही। नहीं, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हसन ये बात पहली बार हुई नहीं है। आपकी बात से मुत्तफिक होते हुए हम तो उस वक्त जब आज से 4-5 साल पहले ये लोग बाहर निकलते थे, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो बसें तोड़ते थे, हम तो बीइंग सिटीजन्स, बीइंग ऑन मीडिया उस वक्त भी कहते थे कि इनको कोई राइट नहीं है कि स्टेट को चैलेंज करें। लेकिन आपकी पार्टी के शेख रशीद साहब समेत लोग ये कहते थे कि हम भी बाहर निकलेंगे, और उनके ऑन रिकॉर्ड वीडियो मैसेजेस मौजूद हैं, आपने देखा होगा शेख रशीद साहब जिसमें वो लबैक की हिमायत कर रहे हैं। तो ये चीजें एक नैरेटिव बनाने में हेल्प करती है ना विद द टाइम। अच्छा है अगर स्टेट इसमें अपनी रिट लेके आ रही है तो ये अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन दूसरी जानिब एक इसमें नुक्ता ये भी मौजूद है कि जब फैजाबाद धरना था और उस वक्त वहां पे फौज को तलब किया गया था, आपको याद होगा, तो फौज ने इनकार किया था कि हम अपने शहरियों पे गोली नहीं चलाएंगे, और बनता भी नहीं है। लेकिन कल जो वजीर इत्तलात की स्टेटमेंट थी वो बड़ी क्रिटिकल भी मैं उसको कह सकता हूँ, बड़ी कैटेगोरिकल भी कह सकता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा जी हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आईनी हाथों से निपटेंगे। आपको नहीं लगता कि सूरत हाल बहुत ज्यादा टर्मोइल की जानिब जा रही है, मजीद आगे बढ़ती है, पाकिस्तानी ही शहरी हैं, पाकिस्तानी ही फोर्सेस हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि इसके अंदर पहली और सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी ये है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। ये जैसा मैंने आपको बताया रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अब आपने माजी के कुछ किस्सों की बात की, माजी के एग्जाम्पल्स की बात की। देखिए तारीख़ बहुत अच्छा उस्ताद और उससे सीखना चाहिए, लेकिन तारीख़ का बोझ जो है अगर वो आपके हिम्मत और हौसले को कम कर दे तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। हमें आगे की तरफ बढ़ना है, ये फ़र्द वाहिद की बात नहीं है। अगर हम किसी एक शख्स की बात करें, 2 की बात करें, मेरे ख्याल में वो रेलेवेंट नहीं है। जो रेलेवेंट बात यह है कि रियासती पॉलिसी क्या है, और रियासती पॉलिसी ये है
कि हम डायलॉग के लिए कल भी ओपन थे। रियासत के दरवाजे तो डायलॉग के लिए हमेशा खुले होते हैं अपने सिटीजन्स के साथ। तो ये अहसान भाई रियासत पे का क्या फर्ज है। ऑफर क्या कर रहे हैं लेकिन उससे भी अहम फर्ज ये ठीक है, है। आप डायलॉग में क्या ऑफर कर रहे हैं उनको कि ये हम कर देते हैं आप हट जाए, मतलब वो भी आपने कहा गिव एंड टेक होता है, तो कुछ बताइए ताकि हमें भी कोई उम्मीद नजर आए कि मामला सेटल डाउन हो जाएगा। क्या ऑफर करिए गवर्नमेंट उनको? देखें जो डायलॉग होता है असलान, वो तो होता है इश्यूज के ऊपर। इश्यूज तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने आइडेंटिफाई किए, उसी के ऊपर डायलॉग हुआ प्रिलिमिनरी, उसी के ऊपर बात हुई। तो हुकूमत उन मुतालबात से बाहर तो जाहिर है कुछ ऑफर नहीं कर सकती ना। उन्हीं मुतालबात के ऊपर जो गिव एंड टेक की बात हुई वो हुई थी, जो अभी हमने पहले बात की है। लेकिन लगा नहीं कि मुजाहिरीन की तरफ से कलअदम तंजीम की जानिब से उस जानिब कोई पेशरफ की हो। जाहिर है कि उससे बाहर तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त तो हमारा जो प्राइमरी हमारी कॉन्सेंट्रेशन है, जो हमारा मसला है, वो ये है कि हमने हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग शहीद हुए हैं और ये रियासत के लिए काबिल कबूल सूरत हाल नहीं है, और इसीलिए हमें रेंजर्स को कॉल करना है। और अब लास्टली आप कोई मुतालबा नहीं मानने जा रहे, आसान कोई मुतालबा आप नहीं मानने जा रहे मुजाहिरीन का, ये कहा है आपने गवर्नमेंट। देखिए जो हमने पहले बात की थी उससे अभी हम बिल्कुल आगे नहीं जा रहे। सबसे पहले ये है कि मुजाहिरीन को वापस जाना होगा, इनको अपनी मस्जिद रहमतुल आलमीन में वापस जाना होगा, सड़कें छोड़नी होंगी, इंतशार का रास्ता छोड़ना होगा, उसके बाद बात हो सकती है। ठीक है हसन साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया और इस इंतहाई नाजुक मसले पे अपने ख्यालात का इजहार किया। सूरत हाल पंजाब में ठीक नहीं है, एहतजाज जारी है, शहरियों का नुकसान हो रहा है, अवाम के जानो माल। और कल तो लोग ऐसा कुछ ट्वीट्स भी आ रही थी गुजरांवाला और गुजरात से कि लोग कह रहे थे हमें लगता है कि हम किसी जंगज़दा इलाके में हैं। अल्लाह करे सूरत हाल जल्द खत्म हो और इस मसले का हल निकले और ऑब्वियसली स्टेट के लिए भी चैलेंजिंग है और पब्लिक भी इसमें सफ़र करिए। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। और कल जो हमने डिस्कशन की, बल्कि परसों से सोशल मीडिया पे मामला छिड़ा हुआ है शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज का, जिन्होंने अपने लाइव शो के दौरान शोएब अख्तर से जो कह लें मिसबिहेव किया, जिसके जवाब में शोएब अख्तर ऑन एयर ही पीटीवी स्पोर्ट्स से रिज़ाइन करके चले गए। लेकिन कल जो मामला हमने देखा सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता रहा, वो शोएब अख्तर के हक में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे लोग उठकर आए और उन्होंने कहा कि हमारे नेशनल हीरो के साथ इस तरह का सलूक या इस तरह का बिहेवियर ऑन एयर नहीं होना चाहिए था। और इस हवाले से पीटीवी की इंतजामिया ने भी नोटिस लिया है और एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें इस तमाम तर मामले की इंक्वायरी की जाएगी। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी वीडियो सामने आ रही है। इस कमेटी को एक ट्रक की बत्ती भी कहा जा सकता है और ऐसी ट्रक की बत्तियां बहुत चलती रहती हैं सरकारी इदारों में, कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, फिर उसके बाद उसका क्या हल निकलता है। खुशाइंद बात यह कि बहुत से वफाकी वज़रा शोएब अख्तर के हक में सामने आए और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं शिबली फराज साहब, उन्होंने डॉक्टर नुमान नियाज के हवाले से कहा कि हमने इन्हें निकाला था, ये माफिया का हिस्सा, ये फिर आ गए। यानी कि स्टेट टीवी के ऊपर इस वक्त माफिया के लोग बैठकर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन टू फवाद चौधरी साहब एंड जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है कि क्या एक एंकर गवर्नमेंट की रिट से बड़ा है कि आप उसको हटा नहीं सकते? ये हम नहीं कह रहे, आपके फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि माफिया का हिस्सा है, हमने निकाला था फिर आ गए। सो इनको कौन निकाले? कि आगे इंतजामिया क्या एक्शन लेती है और क्या ये कमेटी अपना कोई हतमी फैसला दे पाती है। इस हवाले से तो सब सोशल मीडिया पे यही कह रहे हैं कि इनको अपॉलॉजी करनी चाहिए शोएब अख्तर से, जिस तरह से इन्होंने इनसे हमारे नेशनल हीरो से बिहेव किया। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के मामला एग्जैक्टली और जर्नलिज्म एथिक्स के भी खिलाफ हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बारी हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें आज हम आपको बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग बताने। वो इंटरेस्टिंग क्या है, हम भी सुन के थोड़े हैरान हुए थे कि आप भांग से कैसे अरबों रुपए कमा सकते हैं। इस हवाले से सना हुमायूं ने एक नशिस्त रखी है डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर डॉक्टर अरशद महमूद से। तो देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और आपको वेलकम कहती हूँ सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में। मैं आज मौजूद हूँ इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर में और यहाँ पर की जा रही है भंग यानी हेम्प फार्मिंग। अब ये फार्मिंग कैसे की जाती है, आने वाले वक्तों में इसका क्या फ्यूचर है और ये कैसे पाकिस्तान के लिए खरबों का ज़र मुबादला कमा सकता है, तो ये सब जानने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। मैं इस
इस वक्त मौजूद हूँ डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर डॉक्टर अरशद महमूद के साथ, और आइए इनसे जानते हैं कि ये जो इतना बड़ा रकबा है जिस पर मुझे एक ही किस्म के पौधे दिख रहे हैं, ये क्या है, क्यों है और इसका मुस्तकबिल क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग अस विजिट दिस होल फैकल्टी। और सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि ये जो एक ही जैसे पौधे मुझे नज़र आ रहे हैं, ये पौधा कौन सा है और ये कितने रकबे पर काश्त किया गया है? ये आपको सबसे पहले मैं अपने इंस्टीट्यूट का तारुफ करवा दूँ। ये इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर है जो साउथ एशिया का एक पायनियर इंस्टीट्यूट है, और इसके तकरीबन जहाँ पे अभी जहाँ मौजूद हैं हम 5 एकड़ के ग्रीन हाउसेज हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉप्स जो हैं उन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। हमारी अभी जो क्रॉप्स हैं उसमें स्पेशलिटी क्रॉप्स भी शामिल है और उसमें ये मेडिसिनल हेम्प भी शामिल है। तो मेडिसिनल हेम्प पे अभी हमने स्टार्ट किया रिसर्च अपनी, और बाकी जो स्पेशलिटी क्रॉप्स हैं उन पे भी हम कर रहे हैं, जिसमें टोमेटो की मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं। साथ उसके हमारे पास टर्मेरिक है, जिंजर है, गार्लिक है, सना मक्की है, बलगरी है। तो इन सब के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें जो हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकें और एक्सपोर्ट प्रमोशन भी, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है ना उनके लिए भी रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो सके। ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कब हुआ? ये लास्ट मंथ ही इसका इफ्तिताह हुआ था, और इसमें सेनेटर शिबली फराज साहब जो मिनिस्टर हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने किया था। ओके। और ये मकसद ही इसमें यही था कि हम किस तरह के मेडिसिनल हेम्प जो है इसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम कर सकें। वंडरफुल। तो ये जो है सिस्टम, ये पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। इसके अंदर कोई बाहर से चीज़ जो है एंटर नहीं हो सकती, और ये ग्लास हाउसेस कम्प्लीटली कंट्रोल्ड। जी डॉक्टर साहब, तो ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान के लिए? इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? वैसे तो ये एक इनिशियल रिसर्च है जो यहाँ पे स्टार्ट हुई। ऑलरेडी हम चूँकि दूसरी क्रॉप्स पे भी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें स्पेशलिटी क्रॉप्स जैसे मैंने जिक्र किया, उनके पे हमारा काम चल रहा है। अब हम मेडिसिनल हेम्प पे भी यहाँ पे काम शुरू किया है। तो ये अब चूँकि हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट है, तो अभी तो हम इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस पौधे की फैक्टराइजेशन। तो जैसे जैसे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी आगे चलेगी तो हम इसकी एक्सपेंशन और वो चीज़ें जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगी उसके मुताबिक चलेंगे। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंचार्ज हेम्प प्रोडक्शन प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। और इस जगह पर एक अजीब सी महक आ रही है जो कि अक्सर इस्लामाबाद में आती है। वैसे तो देखने में कहते हैं कि भंग इस्लामाबाद के गिरदो नवा में खासी मिकदार में उगा हुआ है और लोग इसे बड़ा फजूल सा पौधा समझते हैं। तो ज़रा ये मिसकंसेप्शन तो हमारा दूर कीजिए कि ये हेम्प यानी भंग किस तरह से मेडिसिनल फ़वाइद हैं इसके, और किस तरह से ये खरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। लफ्ज़ों के हवाले से और तो आप कह सकते हैं कि इसको भंग के तौर पे कहा जा सकता है, लेकिन इसकी जो कल्टीवेशन है थ्रू आउट वर्ल्ड 40 से ज़्यादा ममालिक में ये लीगलाइज्ड है। और मज़े की बात यह है कि जो भंग का जो आम तौर पे कॉन्सेप्ट है कि नशावर है, इसमें नशावर कोई चीज़ नहीं है। अगर आप पूरा पौधा रगड़ के भी पी लें तो आपको नशा कोई नहीं चढ़ेगा। इसका जो मेन जो पर्पज़ है वो इसके ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पौधा आप देखें, इसके ये फ्लावर्स हैं, और फ्लावर्स के साथ हम टेक्निकल टर्म में इनको कहते हैं ट्राइकोम्स। इसके अंदर एक ऑयल होता है जिसको कैनाबिडियोल कहते हैं, लेकिन उर्फ़ आम में जो मशहूर है ये वो CBD ऑयल के तौर पे मशहूर है। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है इस वक्त वर्ल्ड में, जो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कैंसर के अगेंस्ट है, कैंसर के ख़िलाफ़ है। और इसके अलावा जो रियूमेटिड आर्थराइटिस, जोड़ों के जो स्वेल्ड वर्म्स होते हैं और पेन होती है बॉडी में, तो ये एक मसल रिलैक्सेंट भी है। ये एंग्जाइटी को दूर करता है मुख्तलिफ उसमें केसेस में, जिनको फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और अब जो रिसेंट स्टडी है उसके मुताबिक इसकी जो प्रिलिमिनरी या इब्तदाई जो
रिसर्च हुई है उसके मुताबिक ये कोविड-19 के अगेंस्ट ये मुफीद पाया गया है। डॉक्टर साहब, मुझे जो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोफोनिक्स एग्रीकल्चर है, ये इतने छोटे से पौधे से ऑयल निकाल रहे हैं, उसके फ़वाइद जिस तरह आपने बताए, मैं तो बहुत अमेज़ हुई हूँ। लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से इस छोटे से फूल में से ऑयल निकलता है, और वो ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, वो मुझे जानना है। एक्चुअली जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है इसके मेल और फीमेल प्लांट अलग होते हैं। हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है फीमेल प्लांट। ओके। तो फीमेल जो प्लांट है उसमें जो फ्लावर्स होते हैं, हमारा इंटरेस्ट उस प्लांट के बायोमास से है। इसको ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हम बायोमास को इसको कट करके इसको ड्राई करते हैं, और ड्राई के बाद फिर CO2 एक्सट्रैक्टर भी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी है, दो प्रोसेस जो है वो कॉमन है, उसके ज़रिए से जो है ये CBD ऑयल हासिल होता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ये जानना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान में अमूमी तौर पर भांग मैसर है, उसकी क्या क्वालिटी है, और क्या वो किसी तरह से इस्तेमाल में लाई जा सकती है? इसमें अभी चूँकि इस पर कोई काम नहीं हुआ पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि इसलिए भी काम नहीं हो सकता, वो एक नारकोटिक एजेंट है, और उसके लिए जो हमारे पास लेजिस्लेशन है उसके मुताबिक आप एक प्लांट या इवन एक लीफ भी अपने पास रखना जो है वो मुजरिम करार पाने के मुतरादिफ है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, दिस इज टोटली वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड आई होप ऑडियंस के आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन सुनकर काफ़ी दिमाग खुला होगा, क्योंकि हम अब तक भंग को सिर्फ किसी और जाविये में देखते रहे, पर अब पाकिस्तान भी उस लीग में शामिल हो रहा है जहाँ पर हम इस पौधे से मेडिसिनल फ़वाइद भी हासिल कर सकें, और आने वाले वक्तों में ये हमारी मार्केट्स में भी दस्तयाब हो सके। अब तक के लिए सेगमेंट में इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब जरा कुछ हिसाब किताब की बात कर लेते हैं, और रियाजी न सिर्फ, वैसे रियाजी से बनती थी आपकी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, हमारी और रियाजी की कभी केमिस्ट्री नहीं बनी, ना ही केमिस्ट्री से हमारी कभी केमिस्ट्री बनी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी मदद करता है जी हिसाब जो होता है, या मैथ्स जो होता है, और आला मेयार ज़िंदगी में भी किरदार अदा करता है। लेकिन ज़राअत की बात करें, IT की बात करें, साइंस की बात करें, कीमतों के तकाबुल, लेन देन की बात करें, धोखाधड़ी से बचने, डिस्काउंट, छूट और दीगर मामलात की रकबा हुजम सब मालूम करने के लिए दुनिया के हर शोबे में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो इंसानी तरक्की की बुनियाद है, लेकिन कुछ लोग इसे, हम जैसे लोग इसको बहुत ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट्स कहते हैं, क्योंकि रट्टा नहीं लगता, आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी हम आपको इसको आप समझ पाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराची की एक तालिबा से करवाने वाले हैं जो हिसाब किताब की बहुत पक्की हैं और जिन्होंने मेंटल मैथ एशिया कप जीत कर मुल्क का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं जी सारा खान मतीन, उनको हम मदीद कहेंगे। सारा, वेलकम टू एक्सप्रेसो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। इतने मुश्किल सब्जेक्ट में इतनी बड़ी अचीवमेंट, इस पे आपको डबल मुबारकबाद। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, सबसे पहले तो इस थोड़ा सा हमें इस मुकाबले के हवाले से बताएं कि बेसिकली ये था क्या, और जो मैथ्स के अकॉर्डिंगली आपने जो कप जीता है, इसका फॉर्मेट हमें थोड़ा सा कंपटीशन का अगर आप समझा पाए तो। जी, तो ये कंपटीशन 4000 पार्टिसिपेंट्स थे जो एशिया के 18 कंट्रीज़ में से थे, और फिर 1800 फाइनलिस्ट। सेमीफाइनल्स का राउंड अगस्त में हुआ था, और फिर सितंबर में फाइनल्स का पता चला 2 हफ्तों के बाद। फाइनल्स जो थे वो ऑनलाइन जूम मीटिंग में रखे गए, और हमारे कैमरा सब खुले हुए थे ताकि वो देख सकें कि हम कहीं चीटिंग नहीं कर रहे हो, कोई कैलकुलेटर पास नहीं रखा हुआ, और फिर 1 अक्टूबर को रिजल्ट्स पता चल गए थे। अच्छा, माशाल्लाह। और अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसी ट्रिक जिसने आपको हेल्प आउट किया, क्या ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस थी, मेहनत थी, आप ज़हीन इतनी ज़्यादा हैं, या आपको रियाजी पसंद बहुत है? ट्रिक क्या थी जो कि आपको लेकर गई इस कामयाबी की तरफ? जी, मुझे रियाजी बहुत पसंद है और बहुत मेहनत भी थी। कंपटीशन वाले हमेशा प्रैक्टिस वर्कशीट भी भेजते थे, तो वो मैं बाकायदा से करती रहती थी, और बस बहुत मेहनत थी, कोई ट्रिक एज सच नहीं थी, बस मेहनत। सो कैन वी कॉल सारा बुकवर्म, हर वक्त किताबों में घुसे रहने वाली बच्ची जो हर वक्त पढ़ती रहती है, ऐसी है या नहीं? आपकी बाकी लाइफ भी साथ एक्टिविटीज़ चलती हैं, फैमिली लाइफ भी चलती है, और उसके साथ साथ मैथ्स भी चलती है, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। मैं एक डिबेटर भी हूँ, मुझे रीडिंग का भी शौक है, मैं अपनी छोटी बहन के साथ साइकिलिंग करती हूँ।
सो आपने सारा सिर्फ कुछ पढ़ाई साथ साथ मैनेज किया हुआ है। अच्छा सारा, इस obviously जब आप मैथ्स की बात करते हैं बहुत सारे बच्चों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उस तरह से इसको बहुत ड्राई सा एक सब्जेक्ट समझते हैं। सो जो बच्चे जिनको इंटरेस्ट नहीं है, आपने भी ऑब्वियसली अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कोई ट्रिक या कोई इस तरह का एक टेक्निक अपनाया होगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, तो क्या किया जाए कि बच्चे जो इससे भागते हैं उनका इंटरेस्ट हो इसमें? जी जो मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको मैथ्स में बिल्कुल शौक नहीं है। मेरी अपनी छोटी बहन भी थी, लेकिन मैंने उसको पढ़ाया और मैंने उसको ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस बताई जिसमें मैथ्स अप्लाई हो सकती है, क्योंकि जैसे आपने अर्लियर कहा था कि मैथ्स हर जगह अप्लाई होती है, दुनिया के हर शोबे में अप्लाई होती है। तो मैंने उसको ऐसे समझाया और आज उसने इस कॉम्पिटिशन में 7th इन पाकिस्तान लिया था। माशाल्लाह। तो अगर बच्चे मैथ्स को फन करके पढ़ें, कोई ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी करके ना पढ़ें, तो हो जाता है इंशाल्लाह। असल में ऐसा वालिदैन अक्सर करवाते हैं ना कि वो ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देते हैं ज़बरदस्ती, तो वो बच्चों को फिर इंटरेस्ट नहीं होता और वो मसाइल पैदा हो जाते हैं। काश आपसे पहले मुलाकात होती तो हमारे भी नंबर बेहतर आते मैट्रिक वगैरह के अंदर। खैर सारा मजीद आगे बात करते हुए, एक तो ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ज़िंदगी के हर शोबे में मैथ्स अप्लाई होता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट के तौर पे बुनियादी जमातों में मैथ्स पढ़ाई जाती है वो शायद प्रैक्टिकली इतनी कहीं हमें अप्लाई होती नज़र नहीं आती है, जैसे वो बहुत सारे थ्योरम्स एंड ऑल। तो आप थोड़ा सा हमें समझाएं, बीइंग अ मैथमेटिशियन, के कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है? क्या हमारा सिलेबस ठीक है या आपका चूंकि एक्सपोजर इंटरनेशनल है तो आप चाहती हैं कि नहीं इसको तब्दील होना चाहिए, कुछ इसमें और ऐड ऑन होना चाहिए? थ्योरम्स अपनी जगह। अब जो लोग आगे मैथ्स को परस्यू करते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड्स में जाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होगा बनिस्बत डॉक्टर के, वो थ्योरम्स नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम थ्योरम्स नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको मैथ्स में शौक है और उनको आगे जाके क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है या कुछ और करना है, अगर थ्योरम्स नहीं पसंद हैं। तो अगर हम मेंटल मैथ्स पे थोड़ा सा और फोकस दे सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ज़्यादा मेन स्ट्रीम है। जैसे ग्रोसरीज का इस वक्त आपको अगर मेंटल मैथ्स की ज़रूरत हो कि आपका बिल क्या बन रहा है, इस तरह से ज़्यादा शायद उस पर फोकस दिया जाए, लेकिन साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये मेंटल मैथ इज डिफरेंट देन ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल मैथ जो हम पढ़ते हैं, उससे कोई डिफरेंस भी है इसमें? जी, मेंटल मैथ्स तो पूरा दिमाग में होता है। आपके पास पेंसिल और पेपर होता है, लेकिन आप उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैलकुलेटर, जैसे आप रिलाई ना करें कैलकुलेटर, फोन हर कोई खोल लेता है फोन के कैलकुलेटर। हमारे तो असातिज़ा भी मेंटल मैथ, वो तो बस आते थे, बुक खुलवाते थे, आज हमने ये वाले सवाल करके निकल जाते थे ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे, हमें समझ ही नहीं आती थी। तो आजकल और अभी भी बहुत से असातिज़ा ऐसे ही करते हैं, ऐसा ही है। और क्योंकि वो सिलेबस एक तरह का है, उनको भी पढ़ा के आदत हो जाती है मेरे ख्याल से। अच्छा सारा, फिर ये ऑन ए लाइटर नोट, आपने जैसे ग्रोसरी में और इस तरह की चीज़ों में कहा, तो आपके घर वाले तो फिर आप पे रिलाई करते होंगे ग्रोसरी करने का। सारा जल्दी से मेंटल मैथ करके बताओ कितना बिल हुआ है, होता है ऐसे? जी, मेरी अम्मी तो ज़रूर मुझे बोलती हैं कि अच्छा ये कुर्ती है, इसका मुझे बताओ कि कितना डिस्काउंट आएगा इस पर, मुझे ज़रा कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। तो सारा जल्दी से मेंटल मैथ कैलकुलेट करके बताएं कि इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है 138 रुपए है, ये अगले 5 महीनों में बढ़नी है, ओगरा कह रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगी? ये मैं अभी आपको नहीं बता सकती, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं अभी इतना नहीं कर सकती। जबरदस्त सारा, थैंक यू सो मच, टू विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन कि आपने इतना जबरदस्त कंपटीशन जीता। और बहुत सारे लोग जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे ख्याल से सारा ने अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है तो मैथ्स में इंटरेस्ट लेने में कोई हर्ज नहीं है। सारा बहुत जबरदस्त है और आपका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लगता है। प्लीज इसको परस्यू करती रहिएगा और किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे आपने जाना है ताकि आप पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें और सर्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इन एक्सप्रेसो हीरो। सारा हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। अब आपको लेकर चलते हैं शहर की रौनकों और शोर शराबे से दूर थर पार्कर में मिट्टी शहर लेकर चलते हैं, जो कि सहर ज़दा कर देता है, बहुत ही खूबसूरत है। सहरा नवर्द अपने आज के ख़त में इसका जिक्र कर रहे हैं, सफ़र है शर्फ। थर पार्कर मोहब्बत की सरजमीन है और मिट्टी सिर्फ इसका सदर मकाम ही नहीं, एक हैरत कदा है। कदीम तारीख का हामिल मिट्टी दुनिया के लिए मजहबी रवादारी की एक कमाल मिसाल है। मिट्टी शहर की शाम हो या सुबह सहर ज़दा कर देती है।
मिट्टी शहर में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जिस चीज़ पर आपकी तवज्जो पड़ती है वो शहर की सफाई है। मिट्टी एक बहुत ही साफ सुथरा शहर है। मुस्लिम और हिंदू बरादरी यहाँ बहुत अमन से रहती है। एक भाईचारा है जो हर आने वाले सयाह को मुतासिर करता है। नाज़रीन, इस वक्त हम श्री कृष्णा मंदिर पे हैं जो कि मिट्टी में है और साहिब साहब मेरे साथ हैं जो कि एक्सप्रेस के पुराने साथी हैं। 2008 में इन्होंने एक्सप्रेस ज्वाइन किया। साहिब साहब ये बताइए कि कितने मंदिर हैं ओवरऑल पूरी मिट्टी में? जी, ये मिट्टी का जो अपन मौजूद है ये कृष्णा मंदिर है। जी। जो मेन मार्केट में है। इस तरह मिट्टी में जो है 11 बड़े मंदिर बने हुए हैं। उसके बाद 3-4 इधर जो है बढ़िया बनी हुई है। इस तरह 8 से 10 बुजुर्गों के इधर जो है मुस्लिम दरगाहें भी हैं। तो हिंदू बरादरी क्योंकि अक्सर में है तो 11 उनके मंदिर बने हुए हैं। और जो मुस्लिम है मतलब बुजुर्गों की जो दरगाहें हैं उनके हवाले से मैंने सुना है कि यहाँ पे उनको भी यानी हिंदू करते हैं। वो क्या है? ये है कि थर पार के जो भी इधर मिट्टी में दरगाहें 8 से 10 दरगाहें जो है मुस्लिम बुजुर्गों के, वहाँ पर जो उनकी देखभाल होती है, वहाँ पे मेला लगाना है, रोज़ की सफाई का काम है, या रोज़ पे आते हैं वो अपनी इबादत करते हैं वहाँ पर दरगाहों में। उनकी देखभाल पूरी जो है वही मुहर्रम में भी मैंने सुना है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह मुहर्रम के जो त्यौहार होता है तो मतलब जैसे ही पहली तारीख से मुहर्रम का ये दिन शुरू होते हैं तो ये हर घर के बाहर सबीलें लगी होती हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर जो है इमाम बारगाह जहाँ पर लंगर न्याज का ये एहतमाम करते हैं वहाँ पर। और जो है वो करती है। और जहाँ जुलूस जब निकलता है 10 मुहर्रम का तो उसके साथ भी ये जो है होते हैं। और जगह जगह पे इनके घरों के बाहर जो है सबीलें भी लगी हुई होती हैं, लंगर न्याज का एहतमाम करते हैं। और जो ये पूरी इसमें जो है दिन में ये शामिल होते हैं आखिर तक, जब तक ये मजलिस होने तक। और ये मिट्टी में मंदिर हैं और इस तरह मसाजिद हैं और इस तरह मतलब गुरुद्वारा भी हमने देखा। तो ये तमाम चीज़ें हैं और एक रवादारी है और एक दूसरे का एहतराम है, एक दूसरे के मजहबी जज्बात का भी एहतराम है। और इस तरह मतलब थर की जो अलग पहचान है उसमें हम बड़ी जो पहचान है ये है कि मजहबी रवादारी है। अब जिस तरह इनके हिंदुओं को जो भी त्यौहार हो, दिवाली हो तो भी मुस्लिम दोस्त साथ उनके, अगर हिंदुओं को जो रंग डालते हैं, जो रंगोली करते हैं तो उसमें भी मुस्लिम जो दोस्त उनके साथ होते हैं। इस तरह ये जो भी त्यौहार हो हमारा वो भी साथ है। हमारी दरगाहों में हिंदू जो है उस तरह निगरानी कर रहे हैं, जिम्मेदारी संभालें। इस तरह और भी जो भी त्यौहार हमारा हिंदू मुस्लिम का हो, इस तरह जैसे मजहबी हवाले से ये जो है पूरा इलाका में हर कोई अपने उसका एहतराम ज़्यादा करता है। सिंध और इश्क की बस एक दूसरे के साथ, जैसे सिंध जो है सूफी की सरजमीन है तो इस तरह इधर जो थरपारकर में बहुत से मतलब हिंदुओं के संत भी हैं। इस तरह जो है मुसलमानों के दरगाहों, बुजुर्गों की दरगाहें। और आप देखेंगे बहुत से सराई इलाकों में, दूर दराज इलाकों में भी जो है बुजुर्गों की दरगाहें हैं। वहाँ पर जो है मेले लगते हैं और ये हिंदू बिरादरी जो है वहाँ पे मुकम्मल शिरकत भी करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। इस तरह हमारी अगर मस्जिद का काम कहीं देहात में कोई मस्जिद बन रही है तो इनको या ज़ाहिर है ये कारोबारी कम्युनिटी है तो इनसे कोई मटेरियल चाहिए, कोई चीज़ें चाहिए तो वो भी उसमें बोलते हैं मस्जिद का है तो बहुत बड़े एहतराम से, डिस्काउंट से, मतलब एहतराम से। इस तरह ही नमाज का टाइम हो तो उसका एहतराम, इस तरह हम भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी इनका एहतराम करती है। सर क्या बात है, क्या बात है साहिब। मिट्टी शहर जाएं तो इसकी गलियों में घूमें, मकामी लोगों से मिलें। उनकी मोहब्बत की मिठास से लुत्फ अंदोज हों। मिट्टी की तारीख को देखें, मिट्टी की मिठाइयों से लुत्फ अंदोज होना बिल्कुल भी ना भूलें। कदीम इमारतें देखें, वो सब देखें जो एक जहांदीदा सयाह देखता है। इस वक्त हम हैं मड़ी है ये मिट्टी में और इसकी मैंने सुना है कि बहुत कोई तवील तारीख है, हिस्ट्री है। वो क्या है? तकरीबन ये 500-550 साल की पुरानी तारीख है इसकी। अच्छा। ये हमारे भगवान के वली थे जी। इन्होंने अपने आप को जिंदा दफन करवाया था। ठीक। और इनके बाद में उन्होंने दरख्त भी तकरीबन 550 साल उसी वक्त का उसके हाथ से लगाए हुए थे। अच्छा, ये उनके लगाया हुआ दरख्त? हाँ, उनके हाथ से सूफी के लगाए हुए थे वली के। अच्छा।
ये जो बिल्डिंग है ये कितनी पुरानी है? ये अभी कुछ सालों से मतलब अभी रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। जी जी जी। हाँ, जो पहले तो ये अपनी मिट्टी की बनी होती थी। जी जी जी। या मिट्टी और ठीक है, उसके बाद ये पक्की हो हाँ, गई। मुझे एक बात बताइए, मैं मिट्टी में आके बहुत खुश हुआ हूँ। हिंदू और मुस्लिम मतलब ऐसे है कि मजहबी रवादारी खत्म है, इससे खूबसूरत मजहबी रवादारी शायद कहीं भी नजर नहीं आपको ऐसे ही है ना? ऐसा है बिल्कुल। मतलब मुझे इतनी मोहब्बत, इतनी आपस में प्यार और इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। एक मैं बात बताऊं कि ये मुर्शी जो हमारा जी जी इसने कहा ये हमारा दख्खत एक ऊपर खड़ा है जी जी, वो जब ये है इसके ना तो मुस्लिम हिंदू एक होगा। अच्छा इसका कोल है। अच्छा 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 कोल के और यहाँ पे वक्त का है थोड़ा बहुत हर जगह पर है, लेकिन माशाल्लाह ये हमारा किस्मत है कि हम यहाँ पर पैदा हुए, मिट्टी पैदा हुए जहाँ ये मजहब और रवादारी। जी जी जी। और ये पूरे अच्छा न सिर्फ मिट्टी में, मैंने डिप्लो में भी देखा है ऐसा ही है, नगर पार्कर में भी ऐसा ही है। और किसी ने अगर देखना हो कि मजहबी रवादारी कहते किसको हैं और किस तरह इकट्ठे रहते हैं, मेरा ख्याल है उसको यहाँ थर पार कर आना चाहिए। घूमने आए क्या एक बार मैं सबको बोलूँगा भाई थर पार कर आए, आप देखें यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे के हवाले से। वाह वाह वाह। पाकिस्तान में जिसने मजहबी रवादारी को देखना है, मजहबी रवादारी के हुस्न को देखना है, तो उसको मिट्टी आना पड़ेगा, डिप्लो आना पड़ेगा, नगर पार कराना पड़ेगा। थर पार्कर में उसको नजर आएगा कि कैसे हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान में जिसने मजहबी रवादारी देखनी है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में जिसने मजहबी रवादारी देखनी है उसको यहाँ पे आपके थर पार्कर में है। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि तारीख के हवाले से। भगवत गीता के हवाले से ये पिक्स बनाई गई है। यहाँ पे मूर्ति जो बनी हुई है ये श्री कृष्णा भगवान है जी, और ये अर्जुन साहब है जो अपनी भगवत गीता में वो लड़ाई के लिए हुई थी कौरव और पांडवों के बीच में। जी 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 बिल्कुल। उस जगह उसी चीज की ये रिवायत पे बनाई गई है। ये जो जंग हुई थी ये कटास राज में हुई थी, कटास राज मंदिर के पास ये इन्हीं इलाकों में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोस्वामी साहब मुझे ये बताइए कि ये जो तहरीर नज़र आ रही है जी, ये क्या है? ये जो तहरीर है ये बहुत पुरानी तहरीर नज़र आ रही है भाईजान। ये तकरीबन हमारे पास जो हमारे पंडित होते हैं जी जी, जिनको हिंदी या संस्कृत की नॉलेज लैंग्वेज की होती है जी जी, तो ये पत्थर कुदरती तौर पे यहीं से निकला है और इसी जगह इसको आस्थान देकर बनाया गया है। लेकिन आज तक कोई भी ये पढ़ नहीं सका ये किस लैंग्वेज में लिखी हुई है जी, किस ज़बान में लिखी हुई है। इसमें कोई आर्कियोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट वो भी आए हैं? आते हैं। अच्छा हाँ, ऐसे नहीं डिसाइफर नहीं हो सकता। नहीं डिसाइफर मालूम, क्योंकि ये हिंदी ज़बान से पहले संस्कृत से पहले ही सुना था कोई कल्पंग ज़बान है। अच्छा अच्छा। कल्पंग में हो सकता है लिखा हुआ, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है उस लैंग्वेज के बारे में, तब ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है। और अगर ये डिसाइफर हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मिट्टी की तारीख पे बड़ी रोशनी पड़ सकती है। पड़ सकती है बिल्कुल। ओवरऑल ये तो ये बड़ी कमाल है। ये आर्कियोलॉजी का शोबा है, उनको अगर उन्होंने काम नहीं किया तो हम उनको इस चीज़ पर दावत भी देंगे जी जरूर है। हमें ये बहुत इस एक्सप्रेस के जी 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 हम मीडिया के सोशल मीडिया के हवाले से भी लिखेंगे इस चीज़ को, तो कोई भी आकर स्ट्रीम आए हमें बताए कि ये कौन सी ज़बान पे लिखा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो कब्रें नज़र आ रही हैं, अब ये मेरी मालूमात या आप इसको नाक़िस मालूमात कैसे, मुझे सिर्फ ये बताइए कि जनरली हमने देखा है कि अग्नि संस्कार होता है जिसमें कि मुर्दे को जला दिया जाता है, लेकिन यहाँ मुझे कब्रें नज़र आ रही हैं, तो ये क्या मतलब ये मुख्तलिफ होते हैं? हाँ बिल्कुल, ये हमारे सनातन धर्म में 4 दान होते हैं जी जी, अग्निदान, वायुदान, जलदान और भूमिदान। भूमि जमीन को बोला गया है, वायु हवा को बोला गया है और पानी जलदान को पानी को बोला गया है। ठीक है। तो हमारे गोस्वामी समाज में जो सनातन धर्म का हिस्सा है उसमें हम मुर्दे की जो बोलते हैं समाधि, हम तो अपनी ज़बान में लैंग्वेज में समाधि बोलते हैं जी जी, लेकिन मुर्दे की हम उसको बिठा के उसको नमक के साथ ज़मीन के अंदर दफन करते हैं। इसको कहते हैं भूमिदान। ठीक है जी ठीक है। थर पार्कर मोहब्बत की सरजमीन है और मिट्टी इसका सदर मकाम ही नहीं, हैरत कदा है। यह हैरत कदा हर सयाह को सहर ज़दा कर देता है।
मिट्टी पाकिस्तान का फख्र है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं कुछ सऊदी अरब की, जो कि एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को आया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़े मुआशी पैकेज का ऐलान किया है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 हफ्तों से IMF के साथ कड़ी शराइत का सामना कर रहा है और $1 अरब की किस्त के उसूल के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन इसका छठा जायजा भी अभी बेनतीजा ही रहा है। चंद दिन पहले वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया, आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें की, जिसके बाद सऊदी अरब की जानिब से ऐलान किया गया कि सऊदिया पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने के लिए $3 अरब कर्ज कीमत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएगा, जिस पर 3.2% शरह सूद पाकिस्तान अदा करेगा, क्योंकि सालाना $1 अरब 20 करोड़ का तेल भी सऊदी अरब पाकिस्तान को उधार देगा। इससे पहले आपको याद कराते चले कि 2018 में भी सऊदी अरब ने जो अदायगियों में तवाज़ुन है उसके लिए पाकिस्तान को $3 अरब की इमदाद और $3 अरब की मौखर अदायगियाँ यानी कि डेफर्ड पेमेंट्स तेल की फरामी के लिए एक पैकेज दिया था। मौजूदा जो सऊदी पैकेज है इसको गैर मुल्की ज़खायर के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। ताहम इस ऐलान के फौरी बाद ही डॉलर की जो बढ़ती कदर है उसको अचानक रिवर्स गियर लगा है। जो इंटर बैंक के अंदर डॉलर है वो $2.49 सस्ता हुआ है और रुपए की गिरती कीमत में भी इस वक्त कुछ न कुछ बहाली देखने में आ रही है। इसके साथ साथ बात की जाए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में सोने की फी तोला कीमत में भी हैरान कुन हद तक रिकॉर्ड जो कमी है वो देखी गई है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखने में आई है। सऊदी अरब का माशी पैकेज अपनी जगह, लेकिन इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता 3 बरसों में महंगाई ने 70 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेपरा ने आज भी सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी बिजली की कीमत में मजीद $2.51 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए तो उनकी कीमतों में भी $9 तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया, सिर्फ $9 का। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब मौजूद हैं, जो कि नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म है, इनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब कि आपने इस इंपॉर्टेंट इशू पे हमें ज्वाइन किया। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब हमारा दरीना दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद भी की गई है। और अगर हम इस पैकेज के हवाले से बात करें, जो ये पैकेज का ऐलान किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से, ये कर्ज की मद में है या पाकिस्तान की मदद की गई है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े मजबूत हैं। ये जो यहाँ प्रोपेगेंडे पता नहीं क्या कुछ किया जाता है, हमेशा मेरा मौक़िफ़ रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के मुश्किल हालात के साथी हैं। और सऊदी अरब ने एक बार फिर साबित किया है कि ये जितने प्रोपेगेंडे या जितना कुछ था वो ना सऊदी अरब पे असरअंदाज हो सका है ना पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ऐसे वक्त में जब हमारी मईशत और दुनिया की मईशतें कमज़ोर हुई हैं, सऊदी अरब ने कोरोना के बाद के हालात में पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ये जो स्टेट बैंक में $3 अरब रखने का जिस तरह के माजी में जो था, उसी बुनियाद पर वो किया, तेल का मामला हल किया, उसमें हमारी मदद की है। तो ये बड़ा वाज़े है कि ये इमदाद तो इस तनाजुर में आप ताउन कह सकते हैं इसे। और इसके ऊपर जैसा वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा है, जो चीज़ें तय हुई हैं वो तफसीलात उन्होंने बता दी हैं और वो वही। अच्छा हाफिज साहब, ये जो मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि सऊदी अरब ने जो गुज़िश्ता पैकेज दिया था उसकी शराइत पर नया पैकेज दिया, उस पैकेज की शराइत पर ये जो सऊदी पैकेज के ऊपर 3.2% जो शरह सूद है, इंटरेस्ट है, अदा किया जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? गुजारिश ये है कि चूँकि दुनिया के अंदर जो मईशत है, दुनिया के जो मामलात हैं वो इस वक्त जिस तरह चल रहे हैं, तो पाकिस्तान भी आलमी दुनिया के साथ है। हमारी ख्वाहिश है सूदी सिस्टम ख़त्म हो, सूदी निज़ाम ख़त्म हो, उसके लिए कोशिश भी की जाती है, मुशावरत भी की जाती है। लेकिन दुनिया में जिस तरह सारा दुनिया में निज़ाम चल रहा है, वही उसी निज़ाम के तहत पाकिस्तान का निज़ाम मईशत भी है, हमारा स्टेट बैंक भी उसी के निज़ाम के तहत आता है। और लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने, अगर हम पीछे जाते हैं 5 साल पहले या 3 साल पहले, तो जो उस वक़्त हमारे साथ चीज़ तय की वही आज तय की है।
हालांकि आज तो हालात मुख्तलिफ हैं, कोरोना के बाद दुनिया ने हालात को बिल्कुल बदल के रख दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हमारा ताल्लुक ऐसा है, इस वजह से सऊदी अरब ने कोई नई शराइत या नई चीज हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं की है। इसके मस्बत असरात तो अभी से सामने आ रहे हैं। डॉलर की कदर की बात करें वो भी कम हुई है, रुपया भी मुस्तहकम हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी आई है। क्या इस पैकेज से महंगाई पर भी कोई असर पड़ेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा आपको लगता है? कुल इससे बहुत मुस्बत असरात इंशाअल्लाह होंगे और सामने आ रहे हैं। देखें डॉलर में कमी हुई है, रुपया मुस्तहकम हुआ है। आप बता रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी देखने में आई है और इंशाअल्लाह महंगाई का पर भी पूरा आवाम को रिलीफ देने, महंगाई के ख़ात्मे के लिए हर वक्त इमरान खान साहब इस पर बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो अब तेल की मद में और इस हवाले से सऊदी अरब का ताउन आया है, इससे अल्लाह ताला के फजलो करम से, उसके एहसान से महंगाई पर भी असर पड़ेगा और आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, हमारी मईशत भी बेहतर होगी, रुपया भी मुस्तहकम होगा, तो बेहतरी आए, लेकिन अच्छी तवक्कुआत बर्डन द फ्यूचर पड़ेगा हमारे ऊपर। IMF से जो मुज़ाकरात हमारे हाफिज़ साहब चल रहे हैं, उसके लिए ये पैकेज कितना मुआविन हो सकता है, कितना मुअस्सर हो सकता है? हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो IMF भी, मैं कोई मईशत का माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन IMF को भी मुमकिन है ये तवक्को ना हो कि सऊदी अरब हमारे साथ दोबारा इस अंदाज से ताउन करेगा। और तो वो जो एक सख्त और कड़ी शराइत थी, और मुझे ये भी इल्म है, मैं अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी मालूमात की बुनियाद पर ये बात कह सकता हूँ कि वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जो हैं, वो उनकी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि IMF की जो शराइत जिनके तहत आवाम को जो है वो आवाम पर मसाइब आए या मुश्किलात आए, उनको कम से कम किया जाए। और इससे मुझे उम्मीद है कि IMF के से जो मुज़ाकरात हैं वो न सिर्फ कामयाब हो जाएंगे और बल्कि कुछ रिलीफ भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला उन शराइत में आए। 2018 में भी सऊदी अरब ने माशी पैकेज का ऐलान किया था, ताहम पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के बारे में बात की जाए तो वो सर्द मोहरी के बाद इससे वापस करना पड़ गया था। इस वक्त क्या ताल्लुकात हैं, किस तरह के ताल्लुकात हैं? कहीं के बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ताल्लुकात फिर कुछ अप डाउन हो तो उसके वजह से फिर इस तरह का मामला कुछ शुरू हो जाए? ये बात ये है कि उस वक़्त और भी बहुत सारे मसाइल थे। मैं नहीं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने उस वक़्त भी कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिसे हम आज दोबारा डिस्कस करें। हमारे ताल्लुकात उस वक़्त भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी मजबूत रहेंगे। हमारे ताल्लुकात इंशाअल्लाह कभी भी गलतफहमियों फैलाने वालों को इसमें की वजह से कमज़ोर नहीं होंगे। कुछ चीज़ें होती हैं दुनिया की खारजा पॉलिसी में, हर मुल्क अपना निज़ाम देखता है, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के 90% जो खारजा पॉलिसी के मामलात हैं वो भी मुश्तरका हैं, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हों या बाकी चीज़ें हों। तो इंशाअल्लाह मैं तो माजी में भी नहीं समझता कोई सर्द मोहरी आई थी। कुछ ज़रूर इश्कालात या आप कह सकते हैं कि गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासी अस्करी क़यादत की कोशिशों से इसमें मैं बिल्कुल जिक्र करूँगा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, हमारे जो सिपा सलार हैं, हमारे वज़ीर आज़म की कोशिशों से वो गलतफहमियाँ दूर हुई और सऊदी अरब की क़यादत ने और हमारी क़यादत ने बैठकर जो फैसले किए हैं, मैं समझता हूँ वो दुनिया के सामने। चल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे हाफिज़ साहब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो यही है कि इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान जब नून लीग के दौर में सऊदी हुकूमत से इमदाद लेने की बात होती थी तो शदीद तनकीद करते थे। अब 2 बार इमदाद ले चुके हैं और लिए जा रहे हैं। इस पर बात करते रहेंगे जी। बहुत शुक्रिया, वापस आते हैं। और अब आपको एजुकेशन के शोबे में एक और एक्सप्रेसो हीरो से मिलवाते हैं, जामिया कराची के शोबे केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर इकबाल चौधरी साहब से, जो कि मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े साइंस अवार्ड अल मुस्तफ़ा अवार्ड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नाम करने में कामयाब हो गए हैं। थोड़ा सा इस अवार्ड के हवाले से आपको बताएं तो ये तमाम उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जो OIC ममालिक के अंदर, इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर साइंस और रिसर्च के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। प्रोफेसर साहब के हवाले से अगर बात करें तो इनको बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शोबे में
जो इनकी खिदमात हैं उसके एतराफ़ में ये अल-मुस्तफ़ा प्राइज़ दिया गया है। और इसके साथ साथ ओबियसली मेडल $5 लाख और जो सर्टिफिकेट है उससे भी नवाजा गया है। और प्रोफेसर साहब का जो इंतखाब है वो मुतल्लिका शोबे में तकरीबन 500 कैंडिडेट्स में से किया गया। बिल्कुल, प्रोफेसर इकबाल चौधरी की तकरीबन 1175 जो रिसर्च पेपर्स हैं वो बैन अल-अक़वामी सतह पर शाया हो चुके हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका की बात की जाए तो इनकी जो तहरीरें हैं उनकी तकरीबन 76 कुतब भी शाया हो चुके हैं। और उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। डॉक्टर साहब के हवाले से बताएं तो ये कौमी कमीशन बराए साइंस और टेक्नोलॉजी कमेटी के रुकन भी हैं और इस वक्त ऑल द वे फ्राम इस्तांबुल हमें ज्वाइन करें एक्सक्लूसिवली। आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे प्रोफेसर साहब का और उनको हम खुश आमदीद भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इकबाल चौधरी साहब। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस अवार्ड के लिए जो आपको मिला है। ऑब्वियसली हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है और हम आपको पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। डेफिनेटली जब आप वापस भी आएंगे तब भी मुबारकबादों का सिलसिला होगा, लेकिन इस वक्त चूँकि आप अभी इस्तांबुल में, हम चाहेंगे कि अपने इस अवार्ड के हवाले से आप कुछ कहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, वी कैन हियर यू प्रोफेसर, प्लीज़। आपकी आवाज़ देखिए, ये बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। मैं इस्तांबुल में हूँ, OIC की एक मीटिंग अटेंड करने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। आज इंशाल्लाह पाकिस्तान सफ़र करूँगा। तो मुस्तफ़ा पीस बी अपॉन हिम जो अवार्ड है वो दुनिया में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में शामिल है। इसको मुसलमान दुनिया का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं और बुनियादी तौर पर ये मुसलमान दुनिया में जो बेहतरीन साइंस के शोबे में इनकी खिदमात होती हैं उनको दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी तकरीब होती है जिसमें पूरी दुनिया से लोग शरीक होते हैं। मैं तेहरान से 23 को वापस आया, 21 तारीख को ये तकरीब थी और इस प्राइज़ के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा आपसे कि ये बुनियादी तौर पे इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिससे इंसानियत की खिदमत के पहलू निकले, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है कि इल्म नाफे, नॉलेज विच बेनिफिट। तो बुनियादी तौर पे जिन लोगों को ये एजाज़ दिया जाता है वो उनका काम उस कैटेगरी में शुमार होता है जिससे दुनिया को बेनिफिट हो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मेरी जो 3 दिहाइयों की मेहनत है और मेरी टीम की, उससे इतने बड़े पैमाने पे रिकग्निशन मिली और ये पाकिस्तान के लिए एक रिकग्निशन है। आपकी जो आपका जो सब्जेक्ट है बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको पाकिस्तान के अंदर के अप्लाई किया जा सकता है या आपकी जो रिसर्च है वो पाकिस्तान को लेकर क्या कहती है? हाउ कैन वी जस्ट गेट सम बेनिफिट फ्रॉम योर वर्क इन प्रैक्टिकल पाकिस्तान के अंदर? डॉक्टर साहब देखिए, बुनियादी तौर पे केमिस्ट्री जो है वो जिसे कीमिया कहते हैं उसका ताल्लुक हर चीज़ से है। हम जिस तरह नज़र आते हैं, हमारी सोच, हमारी बीमारी, हमारी एक्साइटमेंट, हर चीज़ केमिकल टर्म में डिफ़ाइन होती है। इसी तरीके से बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शोबा ऐसा है जिसमें बुनियादी तौर पे जो ज़िंदगी की केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, उसको स्टडी किया जाता है। तो हम कोई लास्ट 30 ईयर्स से हम इस पर स्टडी कर रहे हैं कि जो नेचर में कुदरती जो सोर्सेज हैं जैसे प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनमें कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे आप नई अद्वियात बना सकते हैं। इसमें मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि हमने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज हैं जिसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया गया है। जैसे एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी कहते हैं, उसके अंदर हमारी जो मॉलिक्यूल्स हैं अब नाउ इंटरनेशनली रिकग्नाइज हुए हैं और उन पे अब क्लिनिकल वर्क हो रहा है। तो हमारा ख्याल ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से हम ये मिर्गी के मर्ज़ के सिलसिले में एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन को जो US में, जापान में, यूरोप में और मुख्तलिफ जगह पेटेंट हो चुका है। तो उस नहीं, दैट्स ग्रेट। अच्छा प्रोफेसर, चूँकि वक्त कम है, पाकिस्तान के अंदर आप जैसे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, आपने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं या रिसर्च है, इसका कोई सिस्टमैटिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। आप जैसे जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है और चूँकि आपका एक्सपोजर है तो ये बहुत लाजमी है कि कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे हमारे जो नए स्कॉलर्स हैं उनको भी मौका मिले और वो भी रिसर्च की फील्ड में आगे आए और ये चीज़ साइंटिफिक रिसर्च आगे बढ़े। इसके लिए सर क्या कोई तजावीज़ या कोई प्लान है आपका आने वाले वक्त में पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान एक दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, मगर हमारा जो साइंस टेक्नोलॉजी का रिसर्च बजट है वो सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी से भी कम है।
तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने अपने नौजवानों को कोई मौके नहीं दिए। इतनी ज़हीन कौम, इसलिए ज़रूरी है कि वो पॉलिसी जो प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान ने हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन के तौर पे शुरू की थी, जिसमें बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि नौजवानों की तरबियत पे और उनकी तालीम पे और उनके स्किल डेवलपमेंट पे और PhDs पे और उनके रिसर्च पे इन्वेस्ट किया जाए, उसे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। देखिए, आज दुनिया में अगर कोई गेम चेंजर है तो साइंस टेक्नोलॉजी हायर एजुकेशन है। अगर हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम गुर्बत की इसी चक्की में पिसते रहेंगे और कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी। बुनियादी तौर पे एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि हमने अपने नौजवानों की हायर एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस पर इन्वेस्ट करना है। तमाम चीज़ों से ज़्यादा सबसे अहम ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको मुबारकबाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जब आप पाकिस्तान आएंगे तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ दोबारा से इंटरेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम की किल्लत होती है, वरना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस पर मजीद बात करते। प्रोफेसर इकबाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्हें अवार्ड दिया गया अल मुस्तफ़ा और सबसे बड़ा साइंसी अवार्ड है, और उनके हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इससे पहले कि हम आखिरी सेगमेंट की जाने बढ़े, आज मरियम नवाज साहिबा जो कि रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, उनकी आज सालगिरह मनाई जा रही है 28 तारीख को, यानी कि आज ही के दिन 1973 में पैदा हुई। 2012 से प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का आगाज़ किया और इस वक्त एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन के तौर पर नून लीग की अहम रहनुमा है। बिल्कुल, उनकी सालगिरह है तो हम उनको एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे मरियम। इसके साथ ही जी आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया। आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल, लेकिन जाते जाते आप खाएंगे देसी खाना और देसी फूड में फरियाल राना रीगल चौक के दही भल्ले। हाँ, दही भल्ले आपको खिला रहे हैं, लेकिन हम साइन आउट करेंगे। नाजरीन, आज एक बार फिर मैं आई हूँ रीगल चौक पर, जहाँ पर 60 साल से ज्यादा अरसे से पुरानी है दही भल्लों की एक दुकान, जिसका नाम है रीगल दही भल्ले। इनकी खास बात तो ये है कि ये बादामों वाले दही भल्ले तैयार करते हैं। चले आए चलकर लोगों से पूछते हैं कि उनको इनके दही भल्लों की खास बात क्या लगती है। आप कब से ये दही भल्ले खा रही हैं? जी मुझे तो तकरीबन हो गए हैं कोई 10-12 साल। पहले तो सिर्फ एक ही होती थी बगौल मामा के, कि सिर्फ रीगल दही भल्ले होते थे, तो रीगल चौक के मशहूर तरीन, तो बस वो तब से खा रहे हैं और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं इनके। अभी भी वही रिज़ल्ट है, वही टेस्ट है, तो इसीलिए आते हैं खाने। खास बात क्या लगती है इनके दही भल्लों की आपको? इनकी खास बात ये है कि बड़े फ्रेश होते हैं। पकौड़ियाँ बड़े मज़े की हैं और उनकी दही और हर चीज़ यानी कि बिल्कुल फ्रेश होती है। वरना अमूमन ही होता है कि दही खट्टी होती है, पकौड़ियाँ जो होती हैं वो बासी होती हैं और इस टाइप के ना। फ्रेश इनकी सैलड भी फ्रेश होती है और बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट है इनका। और सबसे मज़े की बात इनके वो जो प्याले में देते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो एक ट्रेडिशनल सा हो जाता है ना, देसी टच आ जाता है वो प्याले के अंदर, तो सो डेट्स आप कहाँ से आई हैं? गुलबर्ग से। अच्छा, तो आपने यहाँ से दही भल्ले खाए, आपको टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब जैसा मुझे चाहिए वैसे ही है, क्योंकि मसाले भी अच्छे हैं। मसाले तो खैर वो साथ भी देते हैं जितने आप चाहे डाल लें, लेकिन दही शही फ्रेश। अब गुलबर्ग से हम यहाँ खाने आए हैं माँ बेटियाँ, तो कभी जवानी में मैं और मेरी फ्रेंड्स भी आ जाते थे दोपहर के टाइम। दही भल्ले आपने बादामों वाले खाए हैं या फिर सादा? हमने बादामों वाले खाए हैं, और इनके जो दही भल्ले हैं ना वो सबसे डिफरेंट होते हैं और फ्रेश होते हैं। इनकी दही का टेस्ट डिफरेंट है और हम बचपन से इनके दही भल्ले खाने आ रहे हैं, हमें आज तक टेस्ट में कुछ डिफरेंस नहीं नज़र आया। आप कहाँ से आई हैं? लाहौर से आए हैं हम। ओके, तो अभी आप क्या खा रही हैं? अभी हम ये आलू चाट खा रहे हैं। अच्छा, तो टेस्ट कैसा लगा आपको यहाँ का? बहुत ही अच्छा है इनका टेस्ट ना, बहुत मज़ेदार है कि खाने को दिल करता है। और हम तो अक्सर आते हैं कि बजाय दो दो भी खा लेते हैं, और ये मिट्टी का प्याला ना इसमें तो और खूबसूरत और खाने को दिल करता है। इनकी जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छी है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मोहम्मद यासीन साहब। आप मुझे बताएं आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये हम बचपन से ही काम कर रहे हैं। पहले मेरा उफराई था, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद ये मैंने संभाला, वही जायका वही हर चीज़, अभी तक इधर ही हूँ मैं। आप दही भल्लों के अलावा और क्या क्या बनाते हैं? दही भल्लों के अलावा हम बादामों वाले बन्ने बनाते हैं, उसके साथ हम आलू चाट बनाते हैं पापड़ी वाली,
एक हमारे पास फ्रूट चाट है, एक क्रीम चाट है। सबसे ज्यादा डिमांड सादा दही भल्लों की है या फिर बादामों वाले दही भल्लों की? बादामों वाले तो वो जो बहुत शौकीन होते हैं ना वो मंगाते हैं। तो दही भल्ले हमारे दही भल्ले ज़्यादा ही बिकते हैं, दही भल्ले। फ्रूट चाट भी बिकती है मगर इतनी जितने दही भल्ले बिकते हैं। भल्ले और भलियाँ आप खुद तैयार करते हैं या बने बनाए लेते हैं? हम बाजार से नहीं लेते, ये हम खुद तैयार करते हैं और अच्छा हम ऑयल जो तेल है ना सरों का उसमें पकाते हैं हम, और अच्छा बेसन लेते हैं 1 नंबर। ये तो जिनको पता है ना खाने का वो तो गुजरात सियालकोट बड़ी दूर से, इस्लामाबाद से हमारे पास गाहक कई आते हैं, जो कराची से बहुत आते हैं। आपके दही भल्लों की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दूसरे शहरों से आपके पास दही भल्ले खाने आते हैं? हमारा टेस्ट अच्छा है ना, ये हमारा जो मसाला है हम खुद तैयार करवाते हैं, हम बाजार से कोई चीज़ नहीं लेते। चटनियाँ हम खुद अपनी बनाते हैं, हर चीज़ अपनी, उसका एक टेस्ट होता है। आप दही भल्लों में कितनी तरह की चटनी इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास ना पुदीने की चटनी होती है, थोड़ा सा धनिया डालते हो, और हरी मिर्च होती है, अनारदाना भी हम डालते हैं। तो जो मीठी चटनी है ना वो उसको ना उसका नाम है किश्ता, सूखी खरमानी होती है, वो अफगानिस्तान या चतराल गिलगित से आती है, उसकी हम चटनी बनाते हैं, मीठी है। इतनी पुरानी आपकी ये दुकान है दही भल्लों की, तो मशहूर शख्सियत तो यकीनन आती होंगी। बड़े बड़े इधर आए हमारे पास, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, उसके अलावा इमरान खान जब क्रिकेट खेलता था उस वक्त आता रहा। भुट्टो साहब का बेटा हमारे पास आया, मुर्तज़ा भुट्टो। हमने बेनज़ीर को चाट गोनल और खिलाई है जब बेनज़ीर वज़ीर आज़म हुई है। उसके अलावा हमारे पास कई MPA मिनिस्टर, अभी भी कई मिनिस्टर है जो मंगा के हमारे से खाते हैं। जितने गोनल आए, गोनल जलानी के बाद गोनल मकबूल था, वो भी भल्ले ही खाते रहे सारे। गोनल खोसा है वो भी हमारे से फ्रूट चाट ही मंगा कर खाता रहा। और इमरान खान ज्यादा शौक से क्या खाते थे? दही भल्ले और मीठी चटनी बहुत खाता है वो। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए बादामों वाले दही भल्ले, चना चाट, क्रीम चाट और फ्रूट चाट आ चुकी हैं, और इसके साथ आई है सॉसेज और बाकी सैलड और पापड़ी। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, इसका टेस्ट और इसके मसाले वाकई ही लाजवाब हैं, और मिट्टी के बर्तन की जो खुशबू है मिट्टी की, वो इसके टेस्ट को दुबाला कर रही है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।